हेलो एंड वेलकम। आर्टिकल 31 तक हमने पढ़ लिया। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32, 33, 34, 35 और फंडामेंटल राइट्स खत्म। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। आर्टिकल 32 जो है ना वो क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको मिल रही है अंडर आर्टिकल 32। इलाज आपको मिल रहा है अंडर आर्टिकल 32। सर मैं तो बीमार नहीं हूं, इलाज कैसे करेगा? आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, लेकिन यहां पे आप अगर बीमार हुए, मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, तब आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे अंडर आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इलाज करेगा। कैसे इलाज करेगा? रिट्स इशू करके, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, कमांड्स इशू करके। किसके खिलाफ इशू करेगा रिट्स, ऑर्डर्स? आपके खिलाफ नहीं, जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट किया ना, जिसने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया उसके खिलाफ। यही हम समझेंगे, यही हम समझेंगे, यही हम समझेंगे। देखो आर्टिकल 32 किसी भी पर्सन का यह राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है भाई मेरे, किसी भी इंसान का यह फंडामेंटल राइट है। क्या है फंडामेंटल राइट? कि हाँ भाई उसके पास राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकता है, वो इलाज ले सकता है। कैसे लेगा इलाज? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाके, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट भी आप बोल सकते हो। अच्छा, किसके खिलाफ लेगा इलाज आर्टिकल 32 के अंदर? स्टेट के खिलाफ या प्राइवेट के खिलाफ, डिपेंड करता है कौन सा आर्टिकल आपका वायलेट हुआ। कुछ आर्टिकल्स के वायलेशन पे आप अगेंस्ट स्टेट ही जा सकते हो, मतलब सारे आर्टिकल्स के वायलेशन पे आप स्टेट के खिलाफ जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। लेकिन किसी किसी आर्टिकल के खिलाफ आप प्राइवेट के खिलाफ भी जा सकते हो, किसी किसी आर्टिकल के वायलेशन पे आप प्राइवेट के खिलाफ भी जा सकते हो। वो मैंने आपको आर्टिकल के अंदर बताया है। हर एक आर्टिकल अगेंस्ट स्टेट है मेरे भाई, लेकिन कोई कोई आर्टिकल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी है। डिपेंड करता है आपका कौन सा आर्टिकल वायलेट हुआ, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। देखो भाई, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ठीक है, किसने किया? स्टेट ने या प्राइवेट इंडिविजुअल ने, ठीक है। वायलेशन हुआ, एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो या बहुत सारे, वन और मोर लिखा है, या बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो आप जा सकते हो कहां? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहुंच गए आप सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अंदर ये यहां आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट? अंडर आर्टिकल 32 बोलता है कि आपके पास राइट है, हक है कि आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 32 भी आपका हक ही है, ये आर्टिकल 32 भी आपका फंडामेंटल राइट ही है। अगर किसी ने आपको सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया अंडर आर्टिकल 32, तो आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा ये आर्टिकल 32 भी वायलेट हो गया है, ठीक है ना, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट इलाज करेगा, आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेशन हुआ था उसका इलाज करेगा। कैसे इलाज करेगा? रिट्स इशू करके, ऑर्डर्स इशू करके, कमांड्स इशू करके, डायरेक्शन इशू करके। रिट्स एक्चुअली क्या होता है? रिट क्या होता है भाई? ऑर्डर होता है, कमांड होता है, डायरेक्शन होता है। कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। किस लिए इशू करता है? ताकि जो वायलेशन हो गई है राइट्स की, वो वायलेशन ना हो, उसका इलाज हो जाए। अच्छा, ये कमांड्स, रिट्स, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, ये किसके खिलाफ अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू करता है? आपके खिलाफ, जिसका ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। ना 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 ना, जिसने फंडामेंटल राइट वायलेट किया उसके खिलाफ ये एक्शंस लिए जाते हैं। अब एक बात याद रखना, यहां पे छोटा लिखा है, वैसे ये आगे हमें अच्छी तरह पढ़ना है, बस एक लाइन में बताऊंगा, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये आगे 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 इसी पेज में, सेकंड पेज में पढ़ना है। आर्टिकल 226 के अंडर भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी सेम रिट्स जो हम आगे पढ़ेंगे इशू करेगा। लेकिन हाई कोर्ट इशू करेगा रिट्स, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, वो इशू करेगा रिट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हाई कोर्ट में एक चीज एक्स्ट्रा है, अगर लीगल राइट भी आपका वायलेट हुआ तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट करेगा रिट्स इशू। लेकिन लीगल राइट्स के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वैसे ये हमें अच्छी तरह सेकंड पेज पे पढ़ना है, जिसमें हम रिट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, यहां तक तो ठीक है सर, समझ आ गया मुझे, मतलब कि जो मैंने अब तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े वो जीरो है, वो किसी काम के नहीं है, जब तक ये मेरे पास या ये हक ना हो कि मैं इलाज कैसे कराऊं, जब तक मेरे पास ये हक ना हो कि मैं रेमेडी कैसे ले लूं, मैं उन राइट्स का वायलेशन का एनफोर्समेंट कैसे कराऊं थ्रू कोर्ट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को, सारे फंडामेंटल राइट्स को यह आर्टिकल 32 रियल बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, एनफोर्सेबल बनाता है। आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, सर अगर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 है
तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ये 32 बीच में क्यों है सर? ये लास्ट में होना चाहिए, ये 32 बीच में क्यों है? रीजन है ये 34, 35, ये 33, 34 और 35 जो है ना, उस केस में उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पावर्स नहीं है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, 32 में सुप्रीम कोर्ट के पावर नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअल पावर्स इन आर्टिकल्स के वायलेशन पे होते हैं। इलाज एक्चुअली इन सब का होता है, यहां पे वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स होता है, इसलिए आर्टिकल 32 वहीं 33 वहीं पे है। ये लाइन आपको पता है कब पता चलेगी? जब हम आर्टिकल 33 पढ़ेंगे। इसलिए आर्टिकल 32 बीच में है। ये पता है कब चलेगा आपको पता कि क्यों है? जब हम आर्टिकल 33 पढ़ेंगे, वहां पे समझ आ जाएगा आपको। चलो, हाँ सर ठीक है, समझ आ गया कि ये रियल, मीनिंगफुल और इफेक्टिव और एनफोर्सेबल बनाता है सारे फंडामेंटल राइट्स को, खासकर जो आर्टिकल 31 तक है। 31 तो अब रिमूव हो गया, मतलब जो 32 के पहले पहले हैं। बी आर अंबेडकर ने बोला देखो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं बोली बी आर अंबेडकर ने। बी आर अंबेडकर ने बोला पूरे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का ये हार्ट एंड सोल है। इस आर्टिकल के बगैर पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस है। अब याद रखना कि अभी मैंने आपको बोला रिट्स या ऑर्डर्स या डायरेक्शंस इशू करेगा कोर्ट, किसके खिलाफ? आपके खिलाफ नहीं, अगर वायलेशन हुआ ना जिसने वायलेट किया, ठीक है। अब जिसने वायलेट किया फंडामेंटल राइट, वो ये हो सकता है, वो तो या तो लेजिस्लेचर होगा, या तो एग्जीक्यूटिव होगा, या तो जुडिशरी होगा। जुडिशरी भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकता है। मैंने आपको स्टेट के डेफिनेशन में जुडिशरी भी इसीलिए बोला था, इसी दिन के लिए, तब मैंने आपको स्टेट के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी भी बोला था आर्टिकल 12 में। तो समझो इस बात को, वायलेट कौन करेगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। किसके खिलाफ रिट्स इश्यू होते हैं? इनके खिलाफ। प्राइवेट के खिलाफ भी किसी फंडामेंटल, हाँ इनके खिलाफ तो कंपलसरी हो जाएगा रिट इशू, हर एक आर्टिकल अगेंस्ट स्टेट है, लेकिन कोई आर्टिकल अगेंस्ट प्राइवेट भी है, तो प्राइवेट के खिलाफ भी इशू हो जाएगा रिट, ठीक है। वो हम पता है कैसे समझेंगे? यहां पे जब आपको रिट्स पढ़ने होंगे तब आपको पता चलेगा भाई कोर्ट्स के अगेंस्ट भी रिट्स इशू किए जाते हैं, प्राइवेट के अगेंस्ट भी रिट्स इशू किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर के लिए भी रिट्स इशू किए जाते हैं, ठीक है ना। समझ आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी, ठीक है। यहां पे समझाने का मतलब मेरा लेकिन कुछ और ही है। शायद ये थोड़ा पॉइंट भारी हो जाए, लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बन गए हो, मुझे पता है। देखो अब ये रिट्स इशू करेगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट भी अंडर आर्टिकल 226। लिखिए हाई कोर्ट यहां पे, कोई बात नहीं, आप यहां पे लिखिए अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, यहां पे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसे ही अभी पॉइंट रख लीजिए, आर्टिकल 13 को अभी ऐसे रख लीजिए। तो रिट्स इशू करेगा आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट। हाँ, रिट्स इशू करेगा किनके खिलाफ? इनके खिलाफ और इनके एक्स्ट्रा भी, प्राइवेट के खिलाफ भी। ये कोर्ट को पावर देता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के कानून को आप जीरो बनाइए। कानून इन्होंने अच्छी तरह एनफोर्स नहीं किया। जुडिशरी अपने जुडिशियल पावर के बाहर काम कर रहा है, जुडिशरी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहा है, जुडिशियल गलत तरीके से इंसाफ कर रहा है जुडिशरी। तो इनके अगेंस्ट रिट्स इशू कर सकता है कोर्ट। अब आप बोलोगे कोर्ट अगेंस्ट कोर्ट? अरे हाँ भाई, रिट्स इशू कर सकता है कोर्ट अगेंस्ट कोर्ट। अभी तो हम पढ़ेंगे रिट्स में, कोर्ट कर सकता है रिट अगेंस्ट कोर्ट इशू, लेकिन मकसद एक है कि हायर टू लोअर होगा। हाई कोर्ट टू लो कोर्ट नहीं मैंने बोला, हायर टू लोअर मैंने बोला, हाई कोर्ट नहीं। ओके, आगे ही समझना है तो फिलहाल इतना ही समझो आप। हाँ, कोर्ट्स तो इशू करेंगे रिट्स इनके खिलाफ, मतलब ये दिखा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर, जुडिशरी का पावर, कि वो जुडिशियल रिव्यू करे, रिव्यू करके देखे कानून बनाया सही बनाया कि गलत बनाया, रिव्यू करके देखे एग्जीक्यूटिव ठीक तरह काम नहीं कर रहा है, रिव्यू करके देखे जब उसके पास केस आए कि जुडिशरी अपने पावर के बाहर काम कर रहा है, जुडिशरी गलत इंसाफ दे रहा है। तो ये रिट्स की वजह से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला है। क्या पावर? जुडिशियल रिव्यू का, कि वो स्टेट इनके खिलाफ इशू रिट कर सकता है। ये भी आपको आगे ही समझ आ जाएगा थोड़ा सा अच्छी तरह, अगर आप कनेक्ट कर सके एक बात को दूसरी बात के साथ।
अभी ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। हाँ, आर्टिकल 13 भी आपने लिखा है। पता है, जब मैंने आपको आर्टिकल 13 पढ़ाया तो मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू भी वहां पे समझाया था, वहां पे भी मैंने आपको ये बातें समझाई थी। आर्टिकल 13 में भी जुडिशरी के पास पावर होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, वो रिव्यू करके बोल सकता है लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया वो है जीरो, नल, वाइड। आर्टिकल 13 क्या है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। मतलब सर, मतलब कोई भी लॉ लेजिस्लेचर बनाए वो लॉ माना जाएगा जीरो, नल, वाइड, किसी काम का नहीं वो लॉ माना जाएगा अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कंट्राडिक्शन विद फंडामेंटल राइट्स आता है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स चलता है। ठीक है सर, आपका आर्टिकल 13 जो है बताने का मतलब यह है कि हाँ भाई, जुडिशरी के पास ये पावर आता है कि वो लेजिस्लेचर के लॉ को माने जीरो। तो आर्टिकल 13 एक्चुअली लेजिस्लेचर की ही बात करता है, लेकिन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यहां पे लिखना, वो लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन, जुडिशरी एक्शन के खिलाफ इश्यू कर सकता है रिट्स। ओके, अब समझो इस बात को आगे। सुप्रीम कोर्ट, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ही लिखा है, सुप्रीम कोर्ट गारंटर और डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का। गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होगा। अच्छा, हाई कोर्ट गारंटर क्यों नहीं है, या हाई कोर्ट क्यों नहीं होता है, गारंटी क्यों नहीं देता? क्योंकि हाई कोर्ट जाना अंडर आर्टिकल 226 है। क्या वो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट जाना अंडर आर्टिकल 32 है। क्या ये 32 आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट्स आता है? हां सर, फंडामेंटल राइट्स के बीच में आर्टिकल 32 आता है। तो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव टू हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। आप टेंशन मत लीजिए, आगे पता है ये चीजें आपको कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएंगे आगे, कनेक्ट अगर कर सको आप। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे आप डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो। पता है, सुप्रीम कोर्ट में आप कभी डायरेक्टली नहीं मूव कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस के वायलेशन में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हो। अच्छा सर, मुझे फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ, किसी प्राइवेट ने मेरा कुछ नुकसान किया, स्टेट ने नहीं किया, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं था। मुझे किसी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने मुझे कुछ बोला अनटचेबल या कुछ भी, अनटचेबल तो सॉरी प्राइवेट के खिलाफ भी है, उसने कुछ भी कोई भी फंडामेंटल राइट उसने जो कि अगेंस्ट प्राइवेट नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। भाई आप लीगल प्रोसीजर के हिसाब से जो लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, लोअर कोर्ट्स में जा सकते हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चले जाइए, लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप मूव नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स के केस के वायलेशन में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा ये आर्टिकल 32 जिसकी वजह से हमें कुछ पावर दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के केस के वायलेशन पे कुछ बोलना, कोई एक्शन लेना, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको पता ही होगा, जब कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब कि पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता। अब समझो इस बात को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है। हां सर, ऑर्डर डायरेक्शन इशू करेगा। ये रिट्स का कंसेप्ट इंग्लैंड से लाया गया, जहां पे किंग बोलता था, ऑर्डर देता था, कुछ इंग्लैंड से लाया गया। ये रिट्स इंग्लैंड से लाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब ये रिट इशू करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाना या सुप्रीम कोर्ट का ये इशू करना रिट, क्या ये फंडामेंटल राइट है आपका कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले? उसको एक्शन लेना चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिलनी चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हमारे पास ये हक है। क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है? हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट की एक्शन कराना फंडामेंटल राइट है आपका। सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह काम नहीं करा, आपका आर्टिकल 32 वायलेट हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी बोल सकते हो कि हमारा आप आर्टिकल 32, आप हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो। आप तो बैठे हो फंडामेंटल राइट का वायलेशन का एनफोर्समेंट कराने, लेकिन आप ही नहीं सुन रहे हो, तो आप भी हमारा आर्टिकल 32 वायलेट करते हो। तो आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 मतलब अगर आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा तो सुप्रीम कोर्ट खुद आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। आप बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट को कि अपने खिलाफ एक्शन लीजिए, आप हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करते हो। तो कोर्ट टू कोर्ट भी हो सकता है कुछ ना कुछ। अभी ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं अंदर। देखो भाई, फिलहाल इसके ऊपर एक स्पेशल केस था, केस में भूल गया, चलो याद आएगा तो कमेंट्स में लिखूंगा। इसके ऊपर एक स्पेशल केस हुआ था, जो हुआ था जब वो एक बंदा चला गया था और कोर्ट्स ने नहीं सुना था, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ही बोला, पहले मुझे यही फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराना है, फिर मैं बाकी पुराना फंडामेंटल राइट देखूंगा। क्या था वो, चलो कोई बात नहीं।
केसेस के अंदर आपको जाना भी नहीं है भाई। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हम केस लाज पढ़ेंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हम 1-2 सालों का करंट अफेयर बीच में डालेंगे और फिर जाके मैं वो चीज़ें देखूंगा। अभी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अभी समझो इस बात को, रिट जो है ना, हाँ सर रिट करेगा इशू सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट जाना क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं भाई, वो लीगल राइट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। क्या आप लीगल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं भाई। लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। देखो देखो देखो, अब आप मुझे बताइए, ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि हाई कोर्ट को पावर है? हाँ मान लिया सुप्रीम कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट जाना नॉट ए फंडामेंटल राइट, मान लिया मान लिया मान लिया। मुझे बताओ, रिट इशू करना, डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना उसके खिलाफ जिसने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया, मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को केसेस को सुनता है और रिट्स इशू करता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स भी और लीगल राइट्स भी सुनता है। आपका हाई कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखो क्योंकि आर्टिकल 226 फंडामेंटल पार्ट 3 में नहीं आता, लेकिन आप जा सकते हो हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स फंडामेंटल राइट्स के केस के वायलेशन में, लेकिन लीगल केसेस के वायलेशन में भी हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे इशू करता है रिट्स। तो ज्यादा किसके पास रिट जुरिस्डिक्शन है, ज्यादा किसके पास है रिट्स इशू करने का पावर, ज्यादा रिट्स कौन इशू करता है, कौन है, कौन सा कोर्ट है ये कि ये जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस को भी देखता है और लीगल राइट्स के केसेस को भी देखता है और रिट्स इशू करता है। ज्यादा पावर किसके पास है? हाई कोर्ट, वाइड रिट जुरिस्डिक्शन। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट सुनता है फंडामेंटल राइट्स भी और लीगल राइट्स भी। ये नैरो रिट जुरिस्डिक्शन। क्यों? क्योंकि ये रिट्स दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकते हैं ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। ठीक है, अच्छा वो बात तो अलग है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट और राइट टू मूव टू हाई कोर्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगर हाँ हाई कोर्ट आपको मना कर सकता है। देखो हाई कोर्ट ने आपको मना किया कि आप ये नहीं बोल सकते अरे 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 तू मेरा आर्टिकल 226 वायलेट कर रहा है। हाई कोर्ट साहब आप मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। हाई कोर्ट आपको याद दिलाएगा, बोलेगा मेरे भाई आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट आए, इट्स नॉट योर फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट। हाँ लेकिन हाई कोर्ट सुनता है केसेस, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स केसेस सुनता है और साथ साथ लीगल केसेस भी सुनता है। इसीलिए उनको लोड ज्यादा होता है रिट जुरिस्डिक्शन का, मतलब वो ज्यादा वाइड रिट जुरिस्डिक्शन है उनके पास, वो ज्यादा केसेस में रिट जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन मतलब रिट पावर इशू करना। कौन से रिट्स आपके सामने हैं, तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे नहीं लिखा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसके पास ज्यादा है, टेरिटोरियल पावर किसके पास ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट? देखो हाई कोर्ट एक स्टेट के अंदर ही सुन सकता है केस, हाई कोर्ट एक स्टेट के अंदर ही सुन सकता है केस, तो टेरिटरी वाइज हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कम है। ये हाई कोर्ट सिर्फ ये केस सुन सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है केसेस। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है, उल्टा है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का वाइड है और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का नैरो है, उल्टा है। समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए आप, आपको हर एक बात आगे भी समझ आ जाएगी। देखो अब ये रिट्स कौन कौन से किस्म के हैं सर, और क्या सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है? हाँ भाई, फंडामेंटल राइट्स के केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है रिट्स। क्या दूसरा कोई कोर्ट कर सकता है? कर सकता है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो लॉ बनाएगा, लॉ बना के पार्लियामेंट बोलेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बगैर अब ये वाला कोर्ट, जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाला कोर्ट फॉर एग्जांपल, ये वाला कोर्ट क्या करेगा, ये भी सुनेगा फंडामेंटल राइट्स के केसेस जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और ये भी रिट्स दे सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देता है ऑन द फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जब होता है। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ये रिट्स जो है 5 टाइप के हैं, हैबस कॉर्पस, मंडमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सरश्योरी। ओके ओके ओके। अब ये जो हैबस कॉर्पस है इसका मतलब क्या है?
देखो भाई समझो, बहुत आसान है ये रिट सबसे आसान है समझना, सबसे आसान समझो। ये आप हो पुलिस वाले और आपने फॉर एग्जांपल हमको जेल में भर दिया। अब हम हैं जेल में, आपने हमको जेल में भरा, लेकिन हमारी कोई खाता नहीं थी। आपने हमें इलीगल डिटेंशन किया, इलीगल जेल में भरा। डिटेंशन मतलब जेल में भरना, लेकिन इलीगली डिटेन किया आपने मुझे। तो मेरे बदले कोई दोस्त मेरा, कोई घरवाला मेरा जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 32 के अंदर जाना पड़ेगा उसको। हाई कोर्ट जाएगा तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 226। तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। और हाई कोर्ट के भी सेम रिट्स है, सेम चीजें हैं, टेंशन मत लीजिए। हाँ, आपने मुझे इलीगल डिटेन किया, जेल में भरा। मेरे बदले कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रिट इशू करेगा। उस रिट का नाम है हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस, मंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्चरी, ये क्या है एक्चुअली? ये सारे एक्चुअली लेटिन टर्म्स है। ये क्या है? ये लेटिन टर्म्स है। क्या है? लेटिन टर्म्स है। अब सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस क्या है सर? लेटिन में तो है, लेकिन अंग्रेजी में बताइए क्या है? इंग्लिश में इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। सुप्रीम कोर्ट तुम्हें बोलेगा भाई मेरे ये बॉडी जो है वो लाइए आप सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा जाएगा क्या आपने ये डिटेंशन लीगल किया है या इलीगल किया है। क्या आपने इसको डिटेन लीगली किया है या इलीगली किया है? लीगली किया है तो ठीक है, इलीगली किया है तो इसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे। एक नहीं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, ट्रेड। अरे ये जेल में क्या ट्रेड करेगा? प्रोफेशन, अरे बहुत सारे, राइट टू इक्वालिटी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो अगर इलीगल है इसको तो छोड़ा जाएगा और इसको कुछ बेनिफिट भी दिया जाएगा और आपको सजा दी जाएगी। तो ये है टू हैव द बॉडी, एक ऑर्डर, एक रिट सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट के भी सेम ही है। ठीक है, अब एक मसला है, ये हैबस कॉर्पस का रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसके खिलाफ? आपको लगेगा सर ये तो गवर्नमेंट बंदा है, ये तो स्टेट है, ये तो पुलिस वाला है, ये तो गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना, ये तो इसका तो गवर्नमेंट जॉब है, ये तो स्टेट है। आप बोलोगे सिर्फ स्टेट, मगर याद रखना अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट भी इसको नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर इसी को भूलते हैं। ये स्टेट के खिलाफ भी है, प्राइवेट के खिलाफ भी है। सर प्राइवेट के खिलाफ कैसे? प्राइवेट कहां जेल में भरता है? ये तो गवर्नमेंट जेल में भरता है, ये तो पुलिस जेल में भरता है, ये तो एग्जीक्यूटिव जेल में भरता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा जमींदार हूं, मैंने आपको बंद रखा है बॉन्डेड लेबर कराने के लिए। या मैं हूं पेरेंट, मैंने अपने बच्चों को घर में बंद रखा, मैं उनको कोई काम नहीं करने देता, मैंने उनको किसी रीजन की वजह से बंद रखा। या मैंने जबरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराया, मैंने बच्चों को बंद रखा। या मैंने वुमेन को बंद रखा, बच्चों को बंद रखा। या मैंने किसी को मजबूर किया बंद रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर ही, हाँ भाई मजदूरी करनी है आपको। किसी भी केस में प्राइवेट भी बंदे को बंद कर सकता है भाई। अगर प्राइवेट भी कर रहा है तो इसके बदले कोई जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको इशू करेगा रिट। देखो भाई तूने अपने घर में किसी को बंद रखा है और बोल रहे उसको जाओ भाई बॉन्डेड लेबर करो, आप बॉडी को मेरे पास लाओ, खुद भी आओ, हम देखेंगे क्या आपने किया है या हमें झूठ इंफॉर्मेशन दी हुई है या उसने कुछ लिख के दिया है या कोई एग्रीमेंट है या कुछ भी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं बीच में। चलो भाई अब यहां तक तो ठीक है। हैबस कॉर्पस मतलब बॉडी लाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट बोलेगा बॉडी लाओ हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32, दोनों के पास। अब किस केस में ये रिट्स इशू नहीं हो सकते? अगर लीगल डिटेंशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट का लगा नहीं भाई इसने तो खतक की हुई है, केस स्टडी करके उसको थोड़ा सा पता चला है भाई लीगल डिटेंशन हो गया है, तो वो बोलेगा नहीं भाई तो वो रिट फिर इशू नहीं करेगा, उसकी अपनी मर्जी। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल आप गए हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट को तो पूरा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, पूरे इंडिया के अंदर जुरिस्डिक्शन है। आप गए हाई कोर्ट फॉर एग्जाम्पल, और हाई कोर्ट आप गए पंजाब के हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन पता है जेल में कहां पे बंद है? जेल में जम्मू एंड कश्मीर में बंद है, जम्मू एंड कश्मीर का बंदा है, जम्मू एंड कश्मीर में बंद है। आप पंजाब हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकता रिट,
पता है क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के पास सिर्फ पंजाब के अंदर रिट्स इशू करना है, पंजाब के अंदर केसेस हैंडल करने हैं। जम्मू एंड कश्मीर का केस, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, वहां पे क्राइम हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर का केस अलग है। इसलिए आउटसाइड जुरिस्डिक्शन अगर हो तब भी रिट इशू नहीं किया जा सकता है। यहां तक समझ आया? अब हमें आगे पढ़ना है मैंडेमस। मंडमस होता है वी कमांड। क्या होता है? वी कमांड। मंडमस का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 बोलता है हम कमांड कर रहे हैं कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी करो। फॉर एग्जांपल, आप हो मेरे सामने जो ये वीडियो सुन रहे हैं, कल को आपका जॉब लगेगा और जॉब आपका लगेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में नहीं, पब्लिक सेक्टर में। तो आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं कर रहे हो। जब आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं कर रहे हो तो आपके खिलाफ कोई बंदा जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहां से आएगा रिट। पता है किसके खिलाफ? आप ही के खिलाफ ये रिट आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हो। अरे भाई, आप दूसरे मेंबर्स का राइट टू इक्वालिटी वायलेट कर रहे हो, आपकी वजह से ये इक्वालिटी का राइट वायलेट हो रहा है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जब अपने ऑफिशियल ड्यूटीज पूरे नहीं कर रहे हो तो मंडमस का रिट आएगा, जिसका मतलब है वी कमांड। हम आपको कमांड करते हैं कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी कीजिए। हम आपको कमांड करते हैं कि आप एक्टिविटी कीजिए। यहां पे कमांड होता है इनएक्टिविटी कीजिए, बताऊंगा मैं आपको। यहां पे कमांड है कि आप एक्टिविटी कीजिए। अब जो एक्टिविटी आप फेल हुए हो करने में, या आप मना करते हो कि मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, अरे जब पैसे लेते हो तो ड्यूटी क्यों काहे नहीं जाओगे भाई? आपको जाना पड़ेगा, आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाइए। ये अगेंस्ट स्टेट ही है। आपका प्राइवेट जॉब लगा ना, प्राइवेट इंडिविजुअल है कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मेरे खिलाफ कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, मेरी ये प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट इंडिविजुअल हूं मैं। आप मेरे खिलाफ नहीं जा सकते कि सर हमें लेक्चर नहीं दे रहा है टाइम पे, ठीक है? तो आप हमारे खिलाफ ये नहीं जा सकते और हमारे खिलाफ ये रिट इशू नहीं किया जा सकता मंडमस। क्यों? क्योंकि मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में नहीं। हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में होता और जॉब पूरी ना करता, एक्टिविटी नहीं करता, तब मुझे बोला जाता है एक्टिविटी कीजिए, जॉब पूरी कीजिए, हम आपको कमांड कर रहे हैं बाय द रिट मंडमस। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी इशू नहीं किया जा सकता, गवर्नर ऑफ स्टेट्स के खिलाफ भी इशू नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये इशू नहीं किया जा सकता है मंडमस की वीक कमांड। क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड जो है, वहां पे उनको कमांड करना थोड़ा सा गलत होता है, ठीक है ना? अच्छा, क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं? बाय व्हाट वारंट, आप किस वारंट से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कल लगे, फॉर एग्जाम्पल आप सभी और मैं इकट्ठे पढ़ते थे 10th में, मैं फेल हुआ, आप पास हुए, आपने 12th किया, आपने ग्रेजुएशन की, मैं फेल हुआ। कल को फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट निकला, केएस का, आईएएस का, अकाउंटेंट असिस्टेंट का पोस्ट निकला, तो मैं सिलेक्ट, आप रिजेक्ट। आप बोलोगे इस बंदे ने तो 10th दिया ही नहीं था, आपको शक होगा, आप मेरे खिलाफ चले जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा? अपने अपने आर्टिकल के अंडर क्यों वारंटो रिट को इशू करेगा। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा, जो आईएएस अफसर बना, केएस अफसर बना। पता है मेरे खिलाफ ये रिट इशू की जाएगी और मुझे बोला जाएगा आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, 10th वाला, 12th वाला, क्या है आपने कि नहीं किया, आप दिखाइए, आपने एग्जाम फॉर्म भरा कि नहीं भरा, आप दिखाइए, आप किस 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 हक से, बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस हक से आपने ये पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब एक्वायर किया, होल्ड किया। तो ये प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ नहीं, आप मेरे खिलाफ ये रिट इशू नहीं कर सकते कि आफाक सर हमें कैसे ये पढ़ाता है, ठीक है? आया समझ इतना? अब ये तो ठीक है, और मतलब कैसे ये पढ़ाता है, इन्होंने तो 10th किया ही नहीं, चलो यह तो आपको बता दिया मैंने। अब उसके बाद है कि कोई भी पर्सन, हाँ, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, ऐसा नहीं कि इस केस में सिर्फ वो जाए। मुझे एक बात बताओ, जो ड्यूटी नहीं, जो जिसने फ्रॉड से पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, क्या वो खुद जाएगा? तो कोई दूसरा पर्सन भी जा सकता है ना।
देखो ना, आप जा सकते हो, आप बोलोगे मेरा राइट टू इक्वलिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला राइट वायलेट हो रहा है, जिस बंदे को जॉब मिला उस बंदे के पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। अगर आप भी नहीं जाओगे, कोई और भी जाएगा, कोई और भी जा सकता है, कहीं पे भी कोई भी जा सकता है। एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन गो टू कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, अच्छा, और खुद तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने तो फ्रॉड किया है भाई। अब प्रोहिबिशन सर्जरी क्या है, ये दोनों किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं है, जुडिशरी के खिलाफ ये। कोर्ट्स इशू करते हैं रिट इशू अगेंस्ट कोर्ट, कोर्ट इशू करता है ऑर्डर अगेंस्ट कोर्ट। समझो इस बात को। ये जो प्रोहिबिशन और सर्जरी वो क्या है? प्रोहिबिशन होता है टू फॉरबिड, फॉरबिड करना, रोकना, क्लोज कराना, बंद कराना, रोकना किसी केस को। टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्मेड सर्जरी है, वो क्या होता है? चेक कराना, ट्रांसफर कराना, इन्फॉर्म कराना, सर्टिफाई कराना, चेक कराना। चेक, चेक मतलब चेक करके देखना कि क्या ये सही किया कि गलत किया। इस बात को हम समझेंगे। देखो भाई, यहां तक तो समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा तो समझेंगे हम आगे। देखो, प्रोहिबिशन क्या होता है? टू फॉरबिड। सर्जरी जो लेटिन टर्म्स है उनका इंग्लिश का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्मेड। अब हम समझेंगे दोनों के दोनों सेम है, छोटी सी फर्क है, बहुत कम छोटी सी फर्क है। याद रखना, नजदीक लाऊंगा मैं इसको, क्योंकि एक समझा तो दूसरा भी समझा, एक समझा तो दूसरा भी समझा। हायर कोर्ट, याद रखना, हायर कोर्ट इशू कर सकता है ये रिट, इशू कर सकता है ये रिट, प्रोहिबिशन और मंडमस दोनों के केस में। हम प्रोहिबिशन पढ़ रहे हैं फिलहाल। इशू कर सकता है ये रिट प्रोहिबिशन अगेंस्ट लोअर कोर्ट। हाँ, लोअर कोर्ट अगेंस्ट हायर कोर्ट नहीं, 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 हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोला मैंने, हायर कोर्ट अगेंस्ट लोअर कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है। यहां पे भी हायर कोर्ट अगेंस्ट लोअर कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है। प्रोहिबिशन है ये है सर्जरी। ठीक है ना? ओके, ऊपर लिखा है। अब याद रखना, हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू रिट। क्या बोलेगा लोअर कोर्ट को? देखो भाई, आप जो केस लड़ रहे हो वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या आपने केस में एरर किया है, आप विद इन लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं चल रहे हो, आप पंजाब का केस, पंजाब में केस लड़ रहे हो, J&K का केस, आपके हाथ में ये पावर नहीं है कि आप ये केस लड़ोगे। ये हायर कोर्ट बोलेगा लोअर कोर्ट को। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाई कोर्ट को, या फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट बोलेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स, बाकी सारे कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब होता है तमाम कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स बिलो हाई कोर्ट। तो हायर कोर्ट, अगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट लेंगे, मान लीजिए यहां पे हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट भी हो सकता है, नीचे वाले कोर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ रिट इशू। क्या? आप अपने लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन में नहीं चल रहे हो, आपने एरर किया हुआ है जस्टिस में। आप इस केस को क्लोज कीजिए। स्टे लाता है, स्टे, इस केस को आपके ऊपर स्टे लाया जाता है। आप इनएक्टिविटी करोगे, आप अब से ये केस हैंडल नहीं करोगे, केस बंद हो जाता है नॉर्मली इन कंडीशंस में। अब मतलब कि जो कोर्ट चला रहा था अपने ताकत के बाहर काम, उसको प्रिवेंट करता है हायर कोर्ट। ठीक है ना? प्रिवेंट करता है हायर कोर्ट किस रिट के? प्रोहिबिशन के केस में। प्रोहिबिशन रिट एक ऐसा रिट है जो हायर कोर्ट भेजता है लोअर कोर्ट्स को। किस लिए? ताकि प्रिवेंट हो जाए वो केस, जो केस उनके हाथ में ना हो, जिस केस में वो एरर करा रहे हैं वो प्रिवेंट हो जाए, वो केस रुक जाए, इनएक्टिविटी हो जाए, सिटे लग जाए। अच्छा, ये भी सेम ही है, बस थोड़ी सी फर्क है। देखो भाई, सर्जरी क्या है? टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म। आप इन्फॉर्म कीजिए, सर्टिफाई कीजिए, आप चेक कराइए, आपने ये केस जो है वो हमें दीजिए, ये हमें दीजिए, है ना? बस ये एक लाइन की फर्क है। हाई कोर्ट क्या करता है? लोअर कोर्ट्स को इशू रिट्स बोलता है, हां भाई आप ये केस क्लोज कीजिए और ये केस आप ट्रांसफर कीजिए मुझे, मैं हैंडल करूंगा। यहां पे प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को कि आप अपनी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, या सॉरी, आप अपने ताकत के बाहर काम कर रहे हो, या एरर ऑफ लॉ है आप में, एरर है आपके जस्टिस में, तो आप उस केस को बंद कीजिए, मतलब प्रिवेंट किया।
और उस केस को अपने पास ले लिया, मतलब अब क्योर भी करेगा, इलाज की भी करेगा, उस केस को प्रिवेंट किया। हाँ भाई, कोर्ट में चल रहा है केस, आपके पावर के बाहर चल रहा है, वो केस बंद करो और केस मुझे दे दो, ट्रांसफर करो, केस ट्रांसफर करो और मैं क्योर करूंगा। क्योर मतलब इलाज करूंगा, मैं वो केस हैंडल करूंगा, मैं वो देखूंगा, क्योंकि हायर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो केस है, आपकी ताकत के, आपके जुरिस्डिक्शन के अंडर वो केस नहीं है, आपके पास वो पावर नहीं है। समझा? इस बात को समझ गए होंगे आप। अब एक बात और कहना चाहूंगा, एक और डिफरेंस भी है। ये जो प्रोहिबिशन है ना, ये नॉर्मली जो है पेंडिंग जो होते हैं केसेस उनके ऊपर लगाया जाता है। हाँ भाई, रोक दो रोक दो, लेकिन ये पेंडिंग तो ठीक है, पेंडिंग के साथ साथ सेरेशरी जो है ना, जो केस इसने फैसला सुनाया भी, अगर इसने कोई डिसीजन सुनाया और डिसीजन को स्क्वाश कर सकता है हाई कोर्ट, डिसीजन आपका कैंसिल आ रहा है भाई, डिसीजन को छोड़ो, वो केस ट्रांसफर करो मुझे, मैं देखूंगा भाई, तेरे केस में एरर ऑफ लॉ था, प्रिवेंट करता है कि इनजस्टिस ना हो जाए और क्योर भी करता है, हाँ भाई जस्टिस मैं दिला दूंगा। डिफरेंस मेन पता है क्या है? यहां पे बंद करो केस, यहां पे केस 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 ट्रांसफर करो। डिफरेंस पता है क्या? यहां पे केस को बंद करो, इनएक्टिविटी करो, यहां पे पता है क्या? इनएक्टिविटी करो, क्लोज करो केस को, मगर केस 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 मेरे पास दे दो, मैं क्योर भी करूंगा। प्रोहिबिशन तो कर लिया बंद करके, प्रोहिबिट तो कर लिया आपको, लेकिन क्योर भी मैं करूंगा। ठीक है? और भी अगर एक बात याद रखना चाहते हो तो अच्छी बात है, ये प्रोहिबिशन सर्जरी कोर्ट्स के अगेंस्ट ही होता है, जुडिशियल बॉडी के या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट भी होता है, जैसे ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो बनाया जाता है स्पेशल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? समझे बात को कि नहीं समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इतना ही याद रखो, जुडिशरी के अगेंस्ट होता है ये प्रोहिबिशन और सर्जरी, या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ भी। ठीक है ना? सेमी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ भी। ओके, आर्टिकल 33 क्या है? बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल 32 33 पावर देता है पार्लियामेंट को, आप आर्मड फोर्सेस के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कीजिए या एब्रोगेट कीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मतलब कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, जिसकी वजह से पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट करेगा या हटाएगा फंडामेंटल राइट्स किसकी? आर्मड फोर्सेस की, ताकि आर्मड फोर्सेस डिस्चार्ज करे अपने ड्यूटीज और डिसिप्लिन को मेंटेन करें। नहीं तो आर्मड फोर्स बोलेगा मेरे को स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने जाऊंगा, अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा। मेरे को राइट टू मूवमेंट है, अरे मुझे क्यों एक जगह रोका गया है सिक्योरिटी के लिए, मैं मूवमेंट करूंगा। मेरे पास राइट टू इक्वलिटी है, जब वो वाला बंदा जा रहा है मूवी देखने के लिए, मेरे को भी जाना है मूवी देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता है प्रैक्टिकली, तो ये बस एग्जाम्पल था, मूवी वाला एग्जाम्पल था, नहीं तो वो पैसे दे के जाता है ना। ये आर्टिकल 33 मतलब कि पार्लियामेंट के पास तो ये पावर है, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। किसके फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट करेगा? आर्मड फोर्सेस या अदर रिलेटेड टू आर्मड फोर्सेस, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। इतने ही नहीं भाई, आर्मड फोर्सेस के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं बाकी भी, बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स वाले, चौकीदार जो होते हैं, कुक्स जो होते हैं, टेलर्स जो होते हैं, मतलब कि आर्मड फोर्सेस के रिलेटेड जितने भी हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट। किस आर्टिकल के अंदर? 33 के अंदर। और पार्लियामेंट जब लॉ बना के रेस्ट्रिक्ट करेगा फंडामेंटल राइट ऑफ आर्मड फोर्सेस, वो लॉ चैलेंज नहीं होगा इन द कोर्ट्स। ऊपर मैंने बोला था एक जगह आपको कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 33 से पहले की क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 33 का कोई असर नहीं जाता आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 33 का वायलेशन आर्मड फोर्स वाला नहीं बोल सकता बेचारा मेरा का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, मैं अंडर आर्टिकल 32 जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि पार्लियामेंट बोलेगा भाई मुझे आर्टिकल 33 ने बोला है लॉ बनाओ आपके लिए, क्या आपके ड्यूटीज कैसे चलेंगे, आपका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहेगा, उस केस में, उस चक्कर में आपके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और आप उस लॉ को जो हम बनाएंगे उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 33 के अंदर लॉ नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से वो आर्मड फोर्सेस के पावर्स, फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करें। आर्टिकल 34 क्या है? रेस्ट्रिक्शन लगेगा फंडामेंटल राइट्स का। किसका? आपका, हमारा, पीपल का, लोगों का। यहां पे आर्मड फोर्स नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का रेस्ट्रिक्शन लगेगा। कब? जब मार्शल लॉ फोर्स में हो। इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट में अगर मार्शल लॉ लगा है,
मार्शल लॉ फोर्स में है तो क्या होगा? जहां पे वो लोग रह रहे हैं, जहां पे वो लोग हैं, जहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं और करे जा सकते हैं, मगर इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, जो कि आपको समझ में आया, जिस पार्ट ऑफ एरिया में विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में मार्शल लॉ है, उसी एरिया में फंडामेंटल राइट्स का रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ये मार्शल लॉ एक्चुअली इंग्लैंड से लाया गया है, ठीक है ना, इंग्लैंड का कॉमन लॉ था, वहां से मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ की डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेफिनेशन नहीं है कोई मार्शल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हाँ मार्शल लॉ पता चलता है कि ये मिलिट्री रूल का कंसेप्ट है। मतलब मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। अब जहां पे मिलिट्री रूल होगा वहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये कौन आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 34। लोगों के फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट होना अंडर मार्शल लॉ कौन आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है भाई मेरे। पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा। किस लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो आपने फंडामेंटल राइट पढ़े उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको एक्चुअल शेप देने के लिए, उनको इफेक्ट में लाने के लिए, उनको प्रैक्टिकल बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास ये राइट है, ये पावर है कि वो कानून बनाएगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी में कितना सजा होगा, कितना सजा नहीं होगा, पार्लियामेंट बनाएगा लॉ। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स में, फोर्स्ड लेबर में पार्लियामेंट कानून बनाएगा, कितना सजा लगेगा, कितना फाइन लगेगा, किस केस में दोनों होंगे, किस केस में नहीं। मिलिट्री लॉ के केस में कौन से फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारे चीजें जो हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाएगा। आर्टिकल 16 के केस में, 33 के केस में, 34 के केस में पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके केस में पार्लियामेंट के पास पावर है। हाँ, लास्ट पॉइंट भाई, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है कि वो कोई लॉ बनाए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फॉर गिविंग प्रैक्टिकल शेप टू फंडामेंटल राइट्स, फॉर गिविंग इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 के केस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। ओके बाय।